आप चाहे कोई भी हो, बड़े हो या छोटे, लड़का हो या लड़की, कभी ना कभी आपने भी एनीमे देखा ही होगा या कम से कम इसके बारे में सुना तो होगा ही। कमेंट में ना मत कह देना, क्योंकि एनीमे शोज बनाए ही इसी तरह जाते हैं कि इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ आप इतनी अच्छी तरह रिलेट कर पाते हो, मानो कि एकदम रियल हो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं चेतन जोशी और स्वागत है आपका नॉलेज सोर्स की एक और वीडियो में। तो अब बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि जैसे एनीमे क्या होता है, ये जो वर्ड है एनीमे, इसका मीनिंग क्या होता है, और क्या एनीमे सिर्फ अडल्ट्स के लिए होता है या सिर्फ बच्चों के लिए, और वर्ल्ड का सबसे पहला एनीमे शो कौन सा था, और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जानते हो कि आपको क्या करना है। वो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को दबाओ आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनीमे होता क्या है। अब देखो, एनीमे का मतलब होता है एनिमेशन, ओके, अ स्टाइल ऑफ जापानीज फिल्म एंड टेलीविजन एनिमेशन टिपिकली एम्ड एट एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। यानी कि पूरी दुनिया में एनीमे को जापानीज एनिमेटेड शो से जाना जाता है, क्योंकि जापान के अंदर जितने भी एनिमेटेड शोज होते हैं उन सारे ही शोज को एनीमे कहा जाता है। जी हाँ, एनीमे। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में कि क्या एनीमे सिर्फ अडल्ट्स के लिए है या सिर्फ बच्चों के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर सुनने से पहले जरा इस चीज़ को समझो कि एनीमे अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मतलब कि ये कोई एक कैटेगरी और जोनर नहीं है। दरअसल एनीमे के अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस एंड सो ऑन, जैसे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड। अब देखो, दोनों में जो मूवीज बनती हैं वो सारी की सारी एक जैसी तो होती नहीं है। उनमें से कुछ एक्शन मूवीज होती हैं तो कुछ ट्रू स्टोरी बेस्ड होती हैं, यानी कि सब सिमिलर नहीं होती हैं। तो वैसे ही एनीमे भी है, क्योंकि इसमें भी कुछ शोज बच्चों के लिए होते हैं तो कुछ अडल्ट्स के लिए होते हैं। तो फिर सिर्फ ये कह देना कि एनीमे सिर्फ बच्चों के लिए होता है या फिर सिर्फ अडल्ट के लिए होता है, सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही एज ग्रुप के लिए काफ़ी कमाल के शोज हैं, लाइक पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटंस एंड सो ऑन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एनीमे के ऊपर वो कार्टून और एज वाला टैग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसके फैंस हर एक एज ग्रुप में हैं। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि इसकी हिस्ट्री में कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो एनीमे की शुरुआत की थी ओसामू टेजुका ने, जो कि एक जापानीज मांगा आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट और एनिमेटर थे, जिन्होंने कई सारी मूवीज और टीवी शोज क्रिएट किए हैं, जैसे कि एस्ट्रो बॉय, 1001 नाइट, जंपिंग और भी कई सारे शोज। और अगर बात करें सबसे पहली पॉपुलर एनिमेटेड जापानीज सीरीज की, तो वो थी एस्ट्रो बॉय, जिसे ओसामू टेजुका ने ही लिखा था, और ये अप्रैल 3, 1952 से मार्च 12, 1968 तक दिखाई गई थी, जिसमें टोटल 23 वॉल्यूम्स थे और कुल मिलाकर 112 चैप्टर्स थे, और ये उस समय की सबसे फेमस जापानीज सीरीज रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं मांगा के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये मांगा क्या होता है, ये मांगा भला क्या चीज़ है, तो उन्हें बता दूं कि एक तरह का आर्ट फॉर्म होता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स होती हैं उन्हें ही मांगा कहते हैं, जो कि जापान और चाइना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर कॉमिक बुक्स को उतना ज़्यादा पसंद और प्रेफर नहीं किया जाता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कॉमिक्स पढ़ता ही नहीं है, ऑफकोर्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच में इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है इसको लेकर जितना कि जापान में है। जापान में अगर कोई नई कॉमिक बुक आती है तो वहाँ के लोग उसे पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जितना कि हम लोग यहाँ पर कोई नई मूवी और वेब सीरीज़ के आने पर होते हैं, राइट। और हाँ, एक और बात, आपको शायद पता नहीं होगा कि जापान में टॉयलेट पेपर, हाँ टॉयलेट पेपर ही, तो उसे बनाने में इतना पेपर इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना कि मांगा कॉमिक्स को बनाने में लगता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो इससे आपको इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हो गया होगा। और क्या आपको पता है कि जो पहली एनीमे या फिर आप जापानीज एनिमेशन शॉर्ट फिल्म भी बोल सकते हैं, तो वो बनी थी 1917 में, जो कि एक शॉर्ट क्लिप थी 1-2 मिनट की। तो उसमें एक सैमुराई वॉरियर अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये वो क्लिप थी जो कि दुनिया की सबसे पहली एनीमे क्लिप बनी। और आज के टाइम में पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री का 60% पार्ट एनीमे कवर करती है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उन एनीमे आर्टिस्ट के लिए, जो कि अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से इन कैरेक्टर्स पे जान डालते हैं, क्योंकि एनिमेटर्स और आर्टिस्ट उन कैरेक्टर्स को इतना परफेक्टली डिज़ाइन करते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो खुद ही स्टोरी का पार्ट है और वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इतनी अच्छी तरह से इन कैरेक्टर्स ऑफ शो को लिखा जाता है। और हाँ, एक और बात, जो एनीमे के बहुत बड़े फैन होते हैं, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल के, तो उनमें से कई सारे लोग एनीमे को बिना डब्ड के ही देखते हैं, जिसमें कि जो ऑडियो होती है वो ओरिजिनल जापानीज ही होती है और नीचे सबटाइटल्स आते हैं इंग्लिश में, तो उनको ऐसे ही देखना पसंद है। खैर, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई सबटाइटल्स के थ्रू देखता है तो कोई डब्ड वर्जन। और सिर्फ एनीमे ही नहीं, जो कोरियन ड्रामा और उनकी सीरीज़ होती है वो भी इंडिया में काफ़ी लोग देखते हैं सबटाइटल्स के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोरियन तो नहीं आती ना, लेकिन फिर भी ये जो कोरियन ड्रामा और उनकी सीरीज़ होती है ये भी काफ़ी फेमस है। एनीमे जैसी ही पॉपुलैरिटी इसकी भी है और इसका भी अपना एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोरियन ड्रामा और उनकी सीरीज़ के ऊपर ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करिए। अगर मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है तो मैं आने वाले टाइम पे ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सो एनीवेज, ये था वीडियो एनीमे के ऊपर, जिसमें मैंने एनीमे से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर ज़्यादा ही पसंद आई है तो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ।
जो कि एनिमे के फैंस हैं जिन्हें ये देखना पसंद है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, और देखते रहिए नॉलेज टूल्स।